जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? ठीक, बढ़िया। चलिए, आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। हम लोग भारतीय भूगोल पढ़ रहे हैं। हम लोग भूगोल के बारे में देखिए हम विश्व भूगोल भी देख रहे हैं। विश्व भूगोल में हम लोग कुछ टॉपिक पढ़े हैं, अग्नि चट्टानों तक देखें, उसको हम देखेंगे। थोड़ा सा ये कंप्लीट हो जाए, फिर इसके बाद उसी को शुरू करते हैं, क्योंकि हम सोच रहे हैं कि अब इंडियन जियोग्राफी पढ़ रहे हैं तो वो कम्प्लीट ही हो जाए। तो हम लोग भारतीय भूगोल पढ़ रहे हैं। भारतीय भूगोल में हम लोग इस समय जो है उसका आर्थिक वाला भाग देख रहे हैं। आर्थिक वाले भाग में ऊर्जा संसाधन के बारे में देख रहे हैं। तो ऊर्जा संसाधन के बारे में हम लोग ये देखें कि परंपरागत जो ऊर्जा स्रोत हैं उसमें कोयला के बारे में बात किए हैं, पेट्रोलियम के बारे में बात किए और प्राकृतिक गैस के बारे में बात किए हैं। कोयला के बारे में बात किए थे तो सबसे पहले बताया गया कि कहाँ कहाँ कोयला पाया जाता है। झारखंड, पश्चिम बंगाल ये हो गया, ठीक है, उड़ीसा हो गया, आंध्र प्रदेश, ये सभी क्षेत्र के बारे में बात किए थे। तो उसके बारे में आप देखिएगा। फिर इसके बाद ये बताया गया था पेट्रोलियम के बारे में कि पेट्रोलियम कहाँ कहाँ पाया जाता है, ठीक है, जैसे रावा, तट, मुंबई हाई, ये सब के बारे में बताया गया है, ठीक। और यहाँ पास बताया गया असम का क्षेत्र, तो आप लोग उसको देखिएगा। इतना देखने के बाद फिर तेल रिफाइनरी के बारे में बात किए थे। तेल रिफाइनरी भारत है, मतलब प्राचीन जो है, पहले को हैं जो वो हैं 23 हैं, अभी 2 हैं जो बाड़मेर और रत्नागिरी को मिलाकर 25 हुए। तो इसके बारे में बात किए थे हम लोग। 23 + 2 25 के बारे में जितनी बात किए थे। रत्नागिरी यहाँ पास और बाड़मेर यहाँ है, और भी बहुत सारी बात किए थे, मुंबई के बारे में, मंगलौर के बारे में, कोच्चि के बारे में। तो बात किए तो बताने की फिर से ज़रूरत है नहीं, तो उसको देखिएगा। फिर इसके बाद हम लोग प्राकृतिक गैस के बारे में देखें। प्राकृतिक गैस की इससे पहले वाला वीडियो प्राकृतिक गैस पर ही था। तो प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस के बारे में बात किए हैं कि कैसे क्या होता है, कहाँ तैरती है और ये स्वतंत्र रूप से भी पाई जाती है। पेट्रोलियम के ऊपर भी तैरती है और स्वतंत्र रूप से पाई जाती है, इसके बारे में बात किए। कहाँ से निकाला जाता है, ये क्षेत्र के बारे में भी बात किए, सभी चीज़। और साथ ही साथ ये बात किए, उतना ही तो बात किए ही थे। और प्राकृतिक गैस के बारे में मुख्य रूप से यही बात किए थे, प्राकृतिक गैस का प्रयोग इसके बारे में भी बात मुख्य रूप से कर लिया गया था। तो आप लोग इससे पहले वाले वीडियो देखिएगा। और आज हम उसी से आगे चलते हैं। आगे का मतलब ये देखेंगे कि ऊर्जा संसाधन को फिर आज हम लोग जब पढ़ना शुरू किए थे ऊर्जा संसाधन, उसमें बात किए थे कि आगे हम लोग अच्छे से डिवाइड करके देखेंगे कि इसको जो भाग हैं उसको देखेंगे, उसी को देखेंगे, फिर उसी के आगे हम लोग धीरे धीरे बढ़ेंगे। तो आज हम जो ऊर्जा संसाधन को बांटा गया है, जैसे वाणिज्यिक ऊर्जा, गैर वाणिज्यिक ऊर्जा, इसके बाद परंपरागत ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा, अनवीकरणीय ऊर्जा, गैर परंपरागत ऊर्जा, तो इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो कोई परेशानी है नहीं, चलिए पहले वाले वीडियो प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं, उसको देख लीजिएगा, फिर इसको शुरू करिए। मतलब इसको देखने के बाद भी उसको शुरू कर सकते हैं, कोई परेशान होने की बात है नहीं। चलिए, तो हम लोग देखिए ऊर्जा संसाधन के बारे में जब हम लोग पढ़ना शुरू किए थे, कोयला के बारे में जब हम लोग देखे थे, तो तब ये ऊर्जा संसाधन को सामान्य रूप से हम लोग ये कहते हैं कि परंपरागत ऊर्जा स्रोत और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, इसमें बांटा गया, ठीक। इतनी बात किया गया था। फिर हम लोग ये कह रहे थे कि हम लोग आगे देखेंगे कंप्लीट, तो आज हम लोग वही देखेंगे। चलिए, हम लोग अब धीरे धीरे इंडियन जियोग्राफी कंप्लीट होने की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग शुरू के सब देखते जाइएगा, लगभग 60-62 वीडियो जो भी हो गए उसको देखिएगा। ऊर्जा संसाधन, ऊर्जा का प्रयोग तो होता ही है, आप जानते हैं। उद्योगों में ऊर्जा का प्रयोग नहीं होगा तो फिर क्या, जैसे विद्युत का प्रयोग, अगर ऊर्जा मतलब विद्युत ऊर्जा का प्रयोग अगर ना हो तो अब अगर मान लीजिए जब नहीं था तब तो बात की बात, अब तो विद्युत ऊर्जा है। अब एक भी पल कट जाता है तो बहुत परेशानी होती है कि लाइट नहीं आई, एक दिन अगर नहीं आई, 2 दिन नहीं आया तो उलझन शुरू हो जाती है। तो आजकल तो इसका महत्व इतना ज़्यादा है कि मतलब ऊर्जा में विद्युत ऊर्जा का महत्व बहुत ज़्यादा है। तो अगर लाइट नहीं होगी, कुछ भी काम नहीं चलेगा। तो इसका मतलब ऊर्जा संसाधन में जैसे विद्युत ऊर्जा, ये तो महत्वपूर्ण है ही है ना। तो ऊर्जा संसाधन में हम लोग देखते हैं कि इसको कहाँ रखा गया है, ठीक। चलिए, तो ऊर्जा संसाधन में ये भी है, पवन ऊर्जा के द्वारा भी विद्युत ऊर्जा उत्पन्न किया जाता है, सौर ऊर्जा के द्वारा भी विद्युत ऊर्जा। मुख्य रूप से विद्युत ऊर्जा को बनाने के लिए अलग प्रयोग किया जाता है, जैसे परमाणु रिएक्टर के, मतलब उसके द्वारा भी ऊर्जा उत्पन्न किया जाता है। तो हम लोग उसी के बारे में देखते हैं। तो अगर हम देखें ऊर्जा संसाधन में, ऊर्जा संसाधन के अगर हम उपयोग के आधार पर देखें, उपयोग या प्रयोग के आधार पर देखें, तो इसको हम लोग 2 भागों में देख सकते हैं।
एक है वाणिज्यिक ऊर्जा संसाधन, ऊर्जा स्रोत। एक है गैर परंपरा, गैर वाणिज्यिक। ऊर्जा स्रोत ये किस पर है? सॉरी, ये है उपयोग या प्रयोग के आधार पर। एक वाणिज्यिक ऊर्जा स्रोत, एक गैर वाणिज्यिक ऊर्जा स्रोत। ठीक, वाणिज्य और व्यापार जो आप सुने ही होंगे। व्यापार में मुख्य रूप से केवल लेन देन सम्मिलित होता है। वाणिज्य में वो सभी चीज सम्मिलित होता है जो व्यापार करने के लिए आवश्यक होता है, उसमें व्यापार भी सम्मिलित होता है। तो वाणिज्यिक जो ऊर्जा स्रोत है, गैर वाणिज्यिक ऊर्जा स्रोत, इसके बारे में देखते हैं। नाम से ही पता चल रहा है, वाणिज्यिक ऊर्जा स्रोत जिसका वाणिज्य के रूप में प्रयोग किया जाता है, व्यापार के रूप में जिसका मुख्य रूप से इस्तेमाल होता है, और इसको व्यापार के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाता। वाणिज्य एक बहुत मतलब व्यापक है, व्यापार तो उसका छोटा सा भाग होता है। ठीक है, मतलब अगर वाणिज्य कहा जाए, वेन डायग्राम से देखें, अगर हम वाणिज्य को इतना रखा जाए तो व्यापार इतना, ये व्यापार का, ये वाणिज्य, तो वाणिज्य बड़ा ग्राउंड है। ठीक है, क्योंकि उसमें हर चीज सम्मिलित होता है जो व्यापार करने के लिए जरूरी होता है। व्यापार करने में तो केवल व्यापार ही सम्मिलित होता है। ठीक, तो वाणिज्य ऊर्जा स्रोत, गैर वाणिज्यिक ऊर्जा स्रोत। तो वाणिज्यिक ऊर्जा स्रोत वे ऊर्जा स्रोत होते हैं जिसका प्रयोग हम वाणिज्य या व्यापार के लिए करते हैं। ठीक, मुख्य रूप से। और गैर वाणिज्यिक ऊर्जा स्रोत में वो सम्मिलित होते हैं जिसका प्रयोग हम नहीं करते हैं, वाणिज्य के रूप में या व्यापार के रूप में नहीं करते हैं। कोई परेशानी नहीं उपयोग के आधार पर। वाणिज्यिक ऊर्जा स्रोत का अगर हम उदाहरण देना चाहें, थोड़ा देख लें। ठीक, इसको थोड़ा रफ करते हैं। ठीक, तो वाणिज्यिक ऊर्जा स्रोत का मतलब समझ रहे हैं ना, जिसका प्रयोग हम वाणिज्य के रूप, ऐसे ऊर्जा स्रोत लिखें इसमें, ऐसे ऊर्जा स्रोत जिसका प्रयोग किस रूप में? ऐसे ऊर्जा स्रोत जिसका प्रयोग वाणिज्य या व्यापार के लिए होता है। ठीक है, व्यापार के लिए हो, वो क्या कहलाता है? वाणिज्यिक ऊर्जा स्रोत। इसमें अगर एग्जाम्पल लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? वाणिज्यिक में सम्मिलित होगा, जैसे आप अगर देखेंगे कि कोयला से जो ऊर्जा स्रोत प्राप्त किया जाता है वो इसी में सम्मिलित होगा। पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ये सभी सम्मिलित होंगे, इसी में सम्मिलित होंगे, क्योंकि इसका प्रयोग ऊर्जा के रूप में वाणिज्य के रूप में होता है। ठीक है, ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ये सभी इसमें, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ये सभी सम्मिलित हैं। ठीक, कोई परेशानी तो नहीं, जितना भी आप सोच रहे हैं वही है। अभी हम लोग गैर वाणिज्यिक में देखते हैं, जैसे आप देखेंगे गोबर द्वारा जो ऊर्जा प्राप्त किया जाता है, इस चारकोल द्वारा, लकड़ी के द्वारा जो प्राप्त किया जाता है, उसको वाणिज्यिक ऊर्जा स्रोत में नहीं रखेंगे, उसे गैर वाणिज्यिक ऊर्जा स्रोत में रखेंगे। ठीक, तो ऐसा ऊर्जा स्रोत जिसका प्रयोग वाणिज्य व्यापार के लिए होता है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जितना भी आप सोच रहे हैं ना, ये सभी इसी में सम्मिलित हैं। ठीक, आगे चलें, चलिए इतना रफ करें, गैर वाणिज्यिक देख लें। ठीक है, लिख लीजिएगा इसलिए कि समझने के लिए। देखिए, ये क्षेत्र जो ये चल रहा है वर्तमान में, ये मुख्य रूप से समझने के लिए, ना कि एग्जाम में इम्पॉर्टेंट है ना, इसको समझने के लिए इसलिए क्योंकि जब आगे देखेंगे तो उसमें आएगा। दूसरा क्या लिखेंगे? गैर वाणिज्यिक ऊर्जा स्रोत। अब इसमें अगर कहा जाए तो इसका मतलब वही है कि जिसका वाणिज्य के रूप में ना प्रयोग किया जा सके, के रूप में उपयोग ना हो रहा हो। इसमें क्या आएगा? गोबर गैस, मतलब गोबर के द्वारा जो, चारकोल द्वारा, लकड़ी के द्वारा जो भी
लकड़ी द्वारा प्राप्त ऊर्जा। ठीक, कोई परेशानी नहीं। तो इसको किसमें सम्मिलित किया गया? गैर वाणिज्यिक ऊर्जा स्रोत। समझ रहे हैं? ठीक। और जितने भी मुख्य रूप से आप कोयला, पेट्रोलियम ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा जितना भी सुन रहे हैं वो सब उसमें सम्मिलित कर लीजिए। जो सामान्य रूप से होता है उसको इसमें सम्मिलित करिए गैर वाणिज्यिक, क्योंकि इसका उपयोग वाणिज्य व्यापार के रूप में नहीं होता है। ठीक, समझ में आ रहा है ये? चलिए आगे चलें। ठीक है, रफ करें, इतना कोई परेशानी नहीं होगी आप लोगों को। इसमें क्या परेशानी होना, कह दीजिए ये केवल ऐसा है इंफॉर्मेशन के रूप में, इसमें परेशान होने की बात है। अगर हम प्रकृति के रूप में देखें इसका, अब एक हो गया उसका उपयोग के आधार पर, एक हो गया प्रकृति के आधार पर। प्रकृति के आधार पर ऊर्जा संसाधन, दूसरा जो है इसमें क्या आएगा, क्या आ सकता है? इसको दो भाग में डिवाइड किया गया है। एक है परंपरागत ऊर्जा स्रोत, लिखिए ए, क्या लिखेंगे? परंपरागत ऊर्जा स्रोत। और एक क्या है? गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। परंपरागत ऊर्जा स्रोत। ठीक, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। तो परंपरागत ऊर्जा स्रोत, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत क्या है? परंपरागत ऊर्जा स्रोत वे ऊर्जा स्रोत होते हैं जिसका एक बार प्रयोग करते हैं तो वो समाप्त हो जाता है, उसका पुनः निर्माण नहीं किया जा सकता। और यदि निर्माण होगा या लगाइएगा, या अगर निर्माण होगा तो इसके लिए बहुत लंबा समय का इंतजार करना पड़ता है। इसमें जैसे उसे ही परंपरागत ऊर्जा स्रोत कहते हैं। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस किसमें सम्मिलित है? परंपरागत ऊर्जा स्रोत। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत वे ऊर्जा स्रोत होते हैं जिसका प्रयोग हम कर सकते हैं, लगातार उसे उपयोग में लाएंगे और उसके बाद लगातार बनाएंगे भी। तो ये कौन सा ऊर्जा स्रोत है? गैर परंपरागत। जैसे इसके लिए सबसे अच्छा जल विद्युत, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ये सभी जैव ऊर्जा, ये सब किसमें सम्मिलित है? वो सब गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत में सम्मिलित है। भूतापी ऊर्जा ये सभी इसी में सम्मिलित है। ज्वारीय ऊर्जा सब सम्मिलित है इसी में, इसमें सम्मिलित है, इसमें नहीं। इसमें तो वही चीज सम्मिलित होगा। जैसे कोयला का उपयोग कर लिए, क्या उसका फिर से प्रयोग कर सकते हैं? उस कोयले को तो नहीं कर सकते हैं जो प्रयोग हो चुका है। ठीक है, अब कोयला समाप्त हो गया। जैसे हमारे पास कोयले को इतना भंडार है, अगर हम इसको समाप्त करते जाएंगे तो एक अवस्था आएगी समाप्त होगा। इसको बनने के लिए करोड़ों वर्ष लगेंगे। ठीक है, कोयला बनने के लिए, तो वो आसान बात तो है नहीं। लेकिन क्या आप बताइए, पवन से ऊर्जा प्राप्त करना है तो समय लगेगा? नहीं, पवन चलाएं, टरबाइन घुमाएं, ऊर्जा उत्पन्न हो गई। ठीक है, लेकिन पैसा तो खर्च होगा ही, लेकिन कर सकते हैं ना। ठीक, तो परंपरागत ऊर्जा स्रोत, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कुछ समझ में आया? ठीक है, एक रफ करके एक बताएं। चलिए तो लिखते जाइएगा इसका। ठीक, तो आप देखते हैं, क्या देखें हम लोग? परंपरागत ऊर्जा स्रोत ऐसे ऊर्जा स्रोत जिसका उपयोग करने से समाप्त हो जाते हैं। और क्या हो गया? और शीघ्र ही उसका निर्माण नहीं कर सकते, उसका निर्माण नहीं कर सकते। ठीक, तो ऐसे ऊर्जा स्रोत जिसका उपयोग करने से समाप्त हो जाते हैं और शीघ्र ही उसका निर्माण नहीं कर सकते। इसका मतलब बनने में इस प्रकार के ऊर्जा स्रोत
इसको बनने में बहुत समय लगता है, बनने में, लिखते जाइएगा, बहुत समय लगता है, समय लगता है। ठीक है, तो ऐसे ऊर्जा स्रोत जिसका उपयोग करने से वो समाप्त होता है, शीघ्र उसका निर्माण नहीं हो सकता, लंबे अंतराल के बाद वो बनता है। ठीक है, लंबे, जैसे कोयला एक दिन की बनने की वस्तु नहीं, 100 साल की प्रक्रिया तो है नहीं, बहुत लाखों साल की प्रक्रिया होती है, तब जाकर कोयला बनता है। तो यदि इसका एक बार भंडार समाप्त हो गया तो जल्दी बनेगा क्या? नहीं बनेगा। तो वो किसमें सम्मिलित होगा? परंपरागत ऊर्जा स्रोत में। कोई परेशानी नहीं। ठीक, इतना लिख लिए हैं, आगे चलिए रफ करें ना। ठीक है, लिख लीजिएगा। देखिए, इतना कठिन तो है नहीं, हम लोग जो कठिन वाला भाग है हम लोग सब पहले ही देख चुके हैं, इसीलिए अब इधर परेशान होना नहीं। जितना है याद करने वाला है, बस इसको जितना हो सके अपने कंठ पर उतार लीजिए, मतलब याद कर लीजिए। इसी को क्या कहते हैं मुख्य रूप से? आप देखेंगे अनवीकरणीय ऊर्जा। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? अनवीकरणीय ऊर्जा। ये मतलब अनवीकरणीय का मतलब हो गया कि इसे नवीन नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? परंपरागत ऊर्जा स्रोत को अनवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं, क्योंकि इसको नवीन नहीं कर सकते। किसको नहीं कर सकते? इस प्रकार के स्रोत को, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, इसको का मतलब कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस की बात हो, नहीं कर सकते। ठीक, तो क्योंकि इसको नवीन नहीं कर सकते, इसको का मतलब इस प्रकार के ऊर्जा स्रोत को बात हो रही है, तो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल क्या लिखेंगे? अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत में इसे लिखिए, क्या लिखेंगे? हमारा तो वही कोयला जो पहले से पढ़ते आ रहे हैं, पेट्रोलियम, ठीक है, और आप देखेंगे प्राकृतिक गैस, ये सभी किसमें सम्मिलित है? इसी में सम्मिलित है। ठीक है, ठीक, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, इसको नवीन नहीं कर सकते, क्योंकि इसको नवीन नहीं कर सकते। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस इसी में सम्मिलित है। ठीक, नवीकरणीय ऊर्जा के साथ साथ इसमें जो बहुत बड़ी बड़ी जल विद्युत परियोजनाएं होती हैं 25 मेगावाट से अधिक वाली, ठीक है, उसको भी इसी में सम्मिलित किया जाता है। परंपरागत ऊर्जा स्रोत में 25 मेगावाट से जितनी भी ऊपर की जल विद्युत परियोजनाएं हैं उसको भी परंपरागत ऊर्जा स्रोत में सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, ठीक, क्या हो गया कि 25 मेगावाट से बड़ी जल विद्युत, आप लिख लीजिएगा, विद्युत परियोजना, नहीं दिख रहा होगा तो आप लोग लिख लीजिए, 25 मेगावाट से बड़ी जल विद्युत परियोजना भी किसमें सम्मिलित किया गया है? परंपरागत ऊर्जा स्रोत में। ठीक, इसे अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं, क्योंकि इसको नवीन नहीं कर सकते। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस 25 मेगावाट से अधिक की जितने भी ऊर्जा होंगी, जल विद्युत परियोजनाएं होंगी, ऊर्जा होंगी, उसके बारे में बात हो रही। ठीक, कोई परेशानी नहीं। अब देखें गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। ठीक, इतना लिख लीजिए, हम आगे लिख लेते हैं। ठीक, चलिए, परेशान तो बिल्कुल नहीं होना है, मतलब समझ में आए तो एक बात की बात है, जब समझ में आ रहा है तो क्या परेशानी। क्या लिखें? गैर, दूसरा, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत का मतलब ये होता है कि अब ये परंपरागत नहीं है। गैर परंपरागत का मतलब ये हो गया, परंपरागत नहीं है, इसका मतलब कोयला, पेट्रोल, इसमें ये नहीं सम्मिलित। इसका मतलब ये हुआ, ऐसे ऊर्जा स्रोत जिसका बार बार प्रयोग किया जा सकता है, इसका बार बार प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए एक सौर पैनल लगाया गया, सोलर पैनल बहुत बड़ा सा लगाया गया, उससे एक बार ऊर्जा प्राप्त हुई, सौर ऊर्जा, उससे क्या हुआ,
जो लगा फोटोवोल्टिक सेल, वो क्या कर दिया, वो सौर ऊर्जा को ग्रहण किया। मतलब सिलिकॉन के मुख्य रूप से लगा होता है वो सिलिकॉन। मतलब अब ये बात मत करिएगा कि अब ये सिलिकॉन लगा, ये अर्धचालक होते हैं, ठीक है। अब उसके बारे में हम लोग देख ही नहीं रहे, लेकिन आप मुख्य रूप से समझिए फोटोवोल्टिक सेल लगा रहता है, ये मुख्य रूप से किसमें परिवर्तित कर देता है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक, हम कभी जब बात करेंगे तब तो बात करेंगे सिलिकॉन जिर्कोनियम का प्रयोग क्यों करते हैं। ठीक, तो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत में ऐसे ऊर्जा स्रोत जिसका बार बार प्रयोग कर सकते हैं, तो उसके द्वारा ऊर्जा प्राप्त हुई, फिर ऊर्जा प्राप्त हुई सौर ऊर्जा, फिर उसमें क्या हुआ, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया गया। तो ऐसे किसमें सम्मिलित किया गया, परंपरागत ऊर्जा स्रोत। इसको क्या कहते हैं, इसको नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत भी कहते हैं। क्या कहेंगे, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। ठीक, क्योंकि इसको नवीन कर सकते हैं, लगातार नवीन होता ही है, दुनिया जानती है, आप भी जानते हैं, इसमें कहने की बात नहीं। तो इसमें पवन ऊर्जा और कौन, सौर ऊर्जा और कौन सा, ज्वारीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा और कौन सा है, आप देखेंगे भूतापीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ठीक है। और कौन सा है, जैव ऊर्जा, ये सभी इसमें सम्मिलित हैं। अब इत्यादि कर लीजिए। ठीक है, आदि इत्यादि। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, पवन ऊर्जा स्रोत, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, जैव ऊर्जा। तो ये क्या है, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। कोई परेशानी नहीं। ठीक, अब बात सुनिए, हम लोग गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत और परंपरागत ऊर्जा स्रोत के बारे में तो देखें प्रकृति के आधार पर। अब आप बताइए, हम लोग जो परंपरागत ऊर्जा स्रोत है जिसमें कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस सम्मिलित हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं ना। ठीक, इसके बारे में तो हम पढ़ ही चुके हैं। अब क्या शुरू करेंगे, देखिए गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत में अब क्या सम्मिलित, जैसे पवन ऊर्जा उठाएंगे, सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, जैव ऊर्जा, इन सभी को उठाकर एक एक देख लेंगे, कोई परेशानी तो नहीं है। ठीक है, तो देख लेने का मतलब ये हो गया कि पवन ऊर्जा के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेंगे, सौर ऊर्जा के बारे में थोड़ा सा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, जैव ऊर्जा पर तो एक दो जो अभी हो जाएगा तो उसको देख ही लेते हैं। मतलब टाइम के अनुसार होने का मतलब हो तो सब जाएगा, लेकिन टाइम अत्यधिक लगेगा, समय तो उतना रहता नहीं है, इसलिए आप लोग थोड़ा थोड़ा हम देख रहे हैं, लेकिन कंप्लीट देखेंगे, ऐसा नहीं है कि छोड़ छोड़ देखेंगे। अभी तक छोड़ के आए क्या कुछ नहीं ना, चलिए। तो अब इसमें अगर हम गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत में, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत में हम क्या देखें, सौर ऊर्जा देखें। ठीक है, तो परेशानी तो नहीं होगी आप लोगों को, क्योंकि कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस हो गया। अब क्या गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत में हम लोग देखेंगे, वो परंपरागत ऊर्जा स्रोत थे, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम, कोयला, ये परंपरागत ऊर्जा गैर ऊर्जा स्रोत थे ना। अब हम लोग गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के बारे में बात कर रहे हैं। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत में सौर ऊर्जा सम्मिलित है, तो देखिए सौर ऊर्जा। ठीक, सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा सुने ही होंगे कि क्या किया जाता है, जो सूर्य की किरणें आती है, सूर्य की किरणों को क्या किया जाता है, सूर्य जब किरणें आएंगी, एक ऐसा पदार्थ है हमारे पास, एक ऐसी मान लीजिए मतलब वो फोटोवोल्टिक सेल होता है पूरा, ठीक है, जिसे हम सोलर पैनल कहते हैं, सोलर पैनल है। और उसके द्वारा क्या किया जाता है, उसका एक गुण है कि वो क्या करता है, अपने ऊपर आया जैसे प्रकाश की सूर्य की किरणें पड़ी, सौर ऊर्जा जैसे ही पड़ी, उसे क्या किया गया, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर दिया गया। जब कन्वर्ट किया गया तो उसी सौर ऊर्जा को क्या, उसी का ही कहा गया सौर ऊर्जा मुख्य रूप से। ठीक है, ठीक है, वो मुख्य रूप से क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, किसको, प्रकाश की जो ऊर्जा आती है। ठीक ठीक, तो क्या करते हैं, प्रकाश, सूर्य की प्रकाश, जब फोटोवोल्टिक सेल पर पड़ता है तो
सौर ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है, विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। ठीक है, तो सूर्य का प्रकाश फोटोवोल्टिक सेल, ठीक है, वो जो लगा रहता है आप लोग देखे ना, वो खंड खंड के रूप में रहता है, ऐसे खाने के रूप। मान लेते हैं ये है एक, इसमें ऐसे ऐसे रहता है ना, ठीक है, इस क्षेत्र में ये एक एक क्षेत्र, ये एक एक क्षेत्र ऐसे ऐसे रहता है, ऐसे ऐसे। तो इस क्षेत्र में क्या होता है, जैसे सूर्य की किरणें पड़ी तो क्या होता है, वो तुरंत क्रिया करता है और क्या करता है, फोटोवोल्टिक सेल इसे कहते हैं। ठीक है, ये मुख्य रूप से सिलिकॉन का बना होता है, ठीक, पर पड़ता है। ऐसा क्यों बनवा करते हैं उसको हम देखेंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है ऐसा, मतलब हम जब देखेंगे तब तो देखेंगे। सेल पर पड़ता है तो सौर ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल जाता है, इतना मुख्य रूप से जानिए। सौर ऊर्जा के बारे में इतना ही जानिए। ये क्या करते हैं, सबके घर में लगा ही है, आप सबके घर में तो नहीं लगा लगभग, अब धीरे धीरे सबके यहाँ लग ही रहा है। तो सौर ऊर्जा क्या होता है, ये एक प्रकार से पर्यावरण को भी प्रदूषित नहीं करता है। ठीक है, सूर्य की किरणें तो मिल ही रही है, बस उसी का हम प्रयोग क्या कर लिए, हम अपनी ऊर्जा के रूप में कर रहे हैं, विद्युत ऊर्जा के रूप में उसका प्रयोग कर लिए। ठीक है, तो ये एक अच्छा है, लेकिन इसमें लगवाने पर ऐसा लगता है सौर ऊर्जा एक बार लगवाओ फिर इसके बाद वो खराब भी हो जाता है, छोटा रहता है। अगर बड़ा है ठीक है तो ठीक है, ज़्यादा समय तक चलता है, छोटा है तो जल्दी खराब हो जाता है। तो सूर्य का प्रकाश जब फोटोवोल्टिक सेल पर पड़ता है तो सौर ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल जाता है। ठीक है, तो सौर ऊर्जा समझ में आ रहा है, ठीक, विद्युत ऊर्जा में मुख्य रूप से कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, तो इसकी अगर देखा जाए कि राजस्थान व ये गुजरात है ना, तो यहाँ इसकी संभावना सबसे ज़्यादा है। ठीक है, मतलब इस प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न करने की गुजरात में सबसे ज़्यादा संभावना इस प्रकार की ऊर्जा उत्पादन के लिए, अगर सबसे ज़्यादा जो संभावना है वो क्या है, गुजरात और राजस्थान। आप जानते हैं कि यहाँ तापमान ज़्यादा ही रहता है। ठीक है, गुजरात राजस्थान का जो तापमान है वो ज़्यादा रहता है अपेक्षाकृत इधर वाले क्षेत्र। सभी गर्मी आने दीजिए, फिर यहाँ देखिएगा हालत बिगड़ जाती है। ठीक, हालत तो यहाँ जब बिगड़ जाती है इस क्षेत्र में, इधर वाले क्षेत्र में, तो इसकी तो बात ही अलग है। ठीक, यहाँ तो जब यहाँ पास अत्यधिक ऊष्मा होगी तो उस ऊष्मा का प्रयोग हम विद्युत उत्पन्न करने में हम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, कोई परेशानी तो इतने में नहीं हुई। ठीक, राजस्थान जो है यहाँ संभावना सबसे ज़्यादा है, लेकिन उत्पादन इतना होता नहीं है। सबसे ज़्यादा उत्पादन जो होता है वो गुजरात में। लिखवाना पड़ेगा कि आप लोग लिख लेंगे? ठीक, तो लिख लेंगे। चलिए आइए, अच्छा लिख लेते हैं पहले, क्योंकि आप लोग भक्ति भाव से सुन रहे होंगे। नहीं लिखवाया जाता तो आप लोग सुन ही रहे होंगे ना। चलिए, तो लिखते जाइएगा, क्या लिखेंगे, सौर ऊर्जा का उत्पादन की संभावना सबसे ज़्यादा जो है वो राजस्थान में। सबसे ज़्यादा कहाँ है, राजस्थान। राजस्थान क्यों कहा गया इसको, तो क्यों कहा गया बताइए आप लोग। तो सौर ऊर्जा का उत्पादन की संभावना सबसे ज़्यादा कहाँ है, राजस्थान में, लेकिन सबसे ज़्यादा उत्पादन हो कहाँ रहा है, वो हो रहा है गुजरात में। तो सौर ऊर्जा का सबसे ज़्यादा उत्पादन गुजरात में हो रहा है। सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ हो रहा है, गुजरात में। मतलब संभावना तो सबसे ज़्यादा यहाँ है। अगर ऐसा नहीं कि यहाँ पास अगर ज़्यादा फोटोवोल्टिक से भी सब लगा दिया जाए, सोलर पैनल है, समझ रहे हैं ना, सोलर पैनल। ठीक, सोलर पैनल अत्यधिक लगा दिया जाए, संभावना सबसे ज़्यादा है कि यहाँ उत्पादन हो, लेकिन अभी हो कहाँ रहा है, गुजरात में। कोई परेशानी तो नहीं। ठीक, सौर ऊर्जा समझ में आया। ठीक, पवन ऊर्जा भी देख लें अभी। चलिए देख लेते हैं, फिर इसके बाद और कल देखेंगे।
मतलब है तो कुछ नहीं, देख ही लेते हैं थोड़ा सा। जब दूसरा एक और देखते हैं जिसे क्या कहते हैं, पवन ऊर्जा। गुजरात राजस्थान का क्षेत्र मालूम ना, ये है राजस्थान वाला क्षेत्र, ये है गुजरात वाला क्षेत्र। ठीक, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप लोग नए नए तो होंगे नहीं, क्योंकि जब आप पहले वाली क्लास के हैं करते ही आ रहे हैं तो नए तो नहीं होंगे। चलिए, पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा क्या किया जाता है इसमें, आप जानते हैं कि बड़े बड़े ऐसे मान लेते हैं ये हैं, इसके बाद पंखा लगाया गया। आप कैसे बनाए ऐसे रहता है, एक ऐसे है, फिर ऐसे रहता है, ऐसे रहता है। ठीक है, ऐसे ऐसे पंखे लगे रहते हैं। तो क्या करता है, घूमता है। घूमने के कारण क्या करता है, वो टरबाइन को घुमाने का प्रयोग करता है। टरबाइन क्या करती है, विद्युत ऊर्जा का निर्माण करती है। तो इस तरह मुख्य रूप से लगे रहते हैं, आप देखे होंगे। इसमें से समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन रहता इसी तरह का है। ठीक है, ऐसे रहता है और एक तरफ से ऐसे, ये जो तीन दिख रहा है ना, ऐसे खाना रहता है। और ये मतलब बड़े बड़े पंखे रहते हैं, ऐसा नहीं कि छोटे छोटे। ये इस तरह जो आप कमरे में देखते हैं इतने छोटे तो रहते नहीं, बहुत बड़े बड़े पंखे रहते हैं। उसके द्वारा क्या किया जाता है, पवन जब चलती है तो ये घूमेगा, और जब घूमेगा इसी से लगा होता है, इसी से टरबाइन। और टरबाइन क्या करती है, घूमती है और फिर विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करती है। कोई परेशानी तो नहीं। ठीक है, मुख्य रूप से विद्युत के उत्पादन के लिए इसका प्रयोग होता है। ठीक, तो क्या करते हैं, पवन का प्रयोग विद्युत ऊर्जा बनाने में। ठीक है, विद्युत ऊर्जा बनाने, कोई परेशानी तो नहीं। ठीक, तो पवन का प्रयोग क्या करते हैं, पवन क्या करता है, मुख्य रूप से पंखे को घुमाता है। ठीक है, तो लिख लीजिए, पवन मुख्य रूप से पंखे को घुमाता है। फिर वो क्या करता है, इससे लगा होता है टरबाइन, जिसके कारण बस क्या होती है, जिससे टरबाइन। हम लोग इसके बारे में जब विद्युत उत्पादन देखेंगे, विद्युत उत्पादन तो हम यहाँ देख नहीं रहे हैं, तो ऊर्जा संसाधन का भाग देख रहे हैं ना, विद्युत उत्पादन भी देखेंगे तो वहाँ हम इसको देखेंगे, जिससे टरबाइन कैसे घूमते हैं, उससे कैसे क्या होता है इसके बारे में। तो पवन मुख्य रूप से पंखे को घुमाता है और जिससे टरबाइन घूमती है और क्या करते हैं, विद्युत ऊर्जा बनता है। ठीक, विद्युत ऊर्जा बनते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। ठीक, इतना लिख लीजिए। चलिए आगे चले ना, चलिए लिख लीजिएगा। अब क्या है कि सबसे ज्यादा, अच्छा आप बताइए, जहां पवन सबसे ज्यादा चलेगा, पवन सबसे ज्यादा चलेगी कहाँ, क्षेत्र वाले जो आप देखेंगे समुद्र के किनारे वाले जितने क्षेत्र हैं वहां पवन अत्यधिक तीव्र चलेंगी। तो इसका मतलब अगर पंखी इन किनारों में लगाया जाए तो ज्यादा संभावना है कि पंखी ज्यादा तेज गति से घूमेंगी और हमेशा घूमती रहेंगी, जिस कारण हमेशा टरबाइन घूमेंगे और विद्युत ऊर्जा प्राप्त होगी। या कोई सक्रिय क्षेत्र है जहां से पवन तो प्रवेश कर जाए लेकिन बाहर ना निकले, तब भी वो क्या करेगी, लंबे समय से घुमाएगी। ऐसा है खाड़ी वाला क्षेत्र, जैसे ये वाला क्षेत्र, यहाँ पवन प्रवेश कर गई, यहाँ प्रवेश कर गई। ठीक है, खंबात की खाड़ी, ये खंबात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी। ठीक ठीक, तो सबसे ज्यादा अगर देखा जाए उत्पादन, इसका सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है, ये है तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु में जो तूताकोरिन है, नागर कोवाई, तो इस वाले क्षेत्र में मुख्य रूप से तूताकोरिन वाले क्षेत्र जो तमिलनाडु का है, तो वहाँ आप देखेंगे तो बहुत ढेर सारे पंखे 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 खूब लगे हैं। ठीक,
जब बहुत ढेर सारी इस तरह लगे हैं, मतलब बहुत दूर तक लगे हैं, बहुत बड़े बड़े, तो क्या करता है वो लगातार यही काम करता है। तो सबसे ज़्यादा जो उत्पादन होता है वो तमिलनाडु में। और अगर देखा जाए तो आप देखेंगे ये किनारे वाले जो कच्छ की खाड़ी है, कच्छ की खाड़ी का मतलब ये वाला क्षेत्र, खाड़ी ओड़ी के बारे में बात किया गया है ना, क्या होती है क्या नहीं। कच्छ की शुरू से अगर आप देखते आ रहे होंगे परेशानी नहीं होगी। और ये क्या है, खंबात की और उधर आप देखेंगे जो वेस्ट बंगाल का डेल्टा वाला क्षेत्र है, वेस्ट बंगाल का डेल्टा वाला क्षेत्र सब जानते होंगे। तमिलनाडु कहाँ है, ये है तमिलनाडु। कच्छ की खाड़ी ये है, खंबात की खाड़ी ये है, वेस्ट बंगाल का डेल्टा ये है, पश्चिम बंगाल ये है, इसका वाला डेल्टा ये वाला क्षेत्र ये है। तो आपसे क्या छिपा है, ऐसा कुछ बचा हुआ है नहीं ना। चलिए, तो पवन ऊर्जा भी समझ में आया। क्या समझना था, कुछ नहीं समझना था, मतलब केवल ऐसे जानना था। तो पवन ऊर्जा भी हो गया। अब हम क्या देखेंगे, इसके बाद हम लोग देखेंगे जैसे भूतापी ऊर्जा। भूतापी ऊर्जा का मतलब ये होता है कि कहीं कहीं पर आप देखेंगे धुआं अपने से निकलता रहता है, पानी वहाँ गर्म हो जाता है। ऐसा धार्मिक क्षेत्र में हम लोग देखते हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश आप जाएंगे, उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश वाले क्षेत्र में, तो वहाँ क्या होता है, पानी अपने से उबल रहा है, ठीक है। अब वो क्यों होता है हम देखेंगे, ज्वालामुखी कारण होता है, लेकिन वो धार्मिक स्थल है, ठीक, मतलब धार्मिक स्थल के रूप में मानते हैं। चलिए उसके बारे में हम लोग कल बात करते हैं। तो पवन ऊर्जा समझ में आई। इसके बाद भूतापी ऊर्जा बचे, मतलब देखेंगे ज्वारीय ऊर्जा, जय ऊर्जा देखेंगे, और विद्युत वो जो जल के द्वारा, जल विद्युत के बारे में देखेंगे, और फिर उसके द्वारा जो परियोजना है, परियोजना हम लोग एक ही परियोजना देखेंगे जल विद्युत की, एक परियोजना नहीं है, जल विद्युत एक टॉपिक है, उसका परियोजना देखेंगे हम लोग। देखेंगे जैसे उमियाम हो गया असम में, इस तरह हो गया, ऊपरी सियांग हो गया, यहाँ तिस्ता हो गया, मतलब तिस्ता कहाँ, सिक्किम में, यहाँ आएंगे पंचायत हिल पश्चिम बंगाल में हो गया, उत्तर प्रदेश में आप जाएंगे रिहंद हो गया, रामगंगा, माता टीला, ये सभी वाले क्षेत्र देखेंगे, ठीक है। दुलहस्ती जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में, तो इसके बारे में हम लोग सब देखेंगे। आप बिल्कुल परेशान मत रहिएगा। कैसा लगा बताना है ही। और हम लोग मिलेंगे कल, बता दीजिएगा, इससे पहले वाले भी वीडियो देख लीजिएगा, और हम लोग मिलेंगे कल आगे चलेंगे। देखिए धीरे धीरे हम लोग कंप्लीट करेंगे, और हम लोग लगभग अब समाप्त की ओर ही है, मतलब अब धीरे धीरे ऊर्जा संसाधन खत्म होगा। इसके बाद हम उद्योग के बारे में देखेंगे, उद्योग जैसे ही खत्म होगा इसके बाद परिवहन के बारे में, फिर सिंचाई के बारे में देखेंगे, फिर थोड़ा बहुत जनजातियों के बारे में देखेंगे। बस इतना ही टॉपिक बचा हुआ है, तो ज़्यादा है नहीं, अब धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 20-30 क्लास बची है, ठीक है। चलिए, आपका 60 से 70% लगभग कंप्लीट ही है, 70% से ज़्यादा, 75%, ठीक। कैसा लगा बताएंगे आप लोग, हम लोग कल मिलें, ठीक।